गरीब की बारिश। शहर की कच्ची बस्ती में एक गरीब मजदूर कालू रहा करता था। कालू के घर में उसकी पत्नी जानकी थी। जानकी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लेती थी और वहीं कालू किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लेता था। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कालू की मजदूरी बंद हो गई थी। अरे जानकी, इस बार तो बरसात ने हद ही कर दी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर इसी तरह काम पर नहीं गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बारिश का क्या है, 1 आध दिन में रुक जाएगी और उसके बाद में फिर से काम शुरू हो जाएगा। अरे 3 दिन तो हो गए, बरसात तो रुक ही नहीं रही है और आगे भी रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे। तो क्या हुआ, तुम्हारा काम बंद हुआ है ना? मैं तो अभी भी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने जाती ही हूँ। मेरे पगार से कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। अरे घर का खर्चा तो हम किसी तरह चला लेंगे जानकी, लेकिन ये जो छत टपक रही है इसका क्या करेंगे? ये बात तो आपकी सही है। हमारी झोपड़ी अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसके छप्पर में भी कई सारे छेद हो गए हैं। रात भर पानी टपकता रहता है। अरे मैं भी इसी बात से बहुत परेशान रहता हूँ। कहीं किसी दिन ज्यादा बारिश आ गई तो हमारी झोपड़ी टूटकर बिखर ना जाए। राम राम राम, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये झोपड़ी ही तो हमारा सब कुछ है। अगर यही नहीं रही तो हम जाएंगे कहाँ? ठीक है जानकी, जब तुम्हारी पगार मिल जाएगी तो कुछ पैसे बचाकर झोपड़ी के छप्पर की मरम्मत करवा लेंगे। शायद हमारी परेशानी कुछ कम हो जाए। ठीक है जी, अब ना ज्यादा परेशान मत हो। ये लो, खाना खा लो और सो जाओ। सुबह मुझे भी जल्दी काम पर जाना है। जानकी और कालू अपनी झोपड़ी में सो गए। रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश का पानी कालू की बस्ती में भरने लगा। पानी भरते भरते झोपड़ी के बाहर तक पहुंच गया था। सुबह के वक्त जब कालू और जानकी सोकर उठे, हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश का पानी तो हमारे घरों तक पहुंच चुका है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? रहने दो जानकी, तुम आज काम पर मत जाओ। ऐसे पानी से निकल कर जाओगी और बीमार पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं गई तो मालकिन लोग नाराज हो जाएंगे। आप जानते हैं ना, बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी भी नहीं देती है। अरे लेकिन जानकी, झोपड़ी के बाहर तो पूरी बस्ती में पानी भरा है, तुम जाओगी कैसे? जानकी जैसे तैसे करके काम पर चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से बहुत ज्यादा बारिश होती है और बस्ती में ज्यादा पानी भर जाता है। आज तो मैं तुम्हें किसी भी तरह काम पर नहीं जाने दूंगा। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? ठीक है, तुम ठीक ही कहते हो, आज नहीं जाती। अगर मालकिन नाराज हो गई तो मना लूंगी किसी तरह। अरे मनाने वाली क्या बात है? जब तुम बताओगी कि हमारी झोपड़ी में पानी भर गया है तो वो खुद ही समझ जाएंगे ना। अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की वजह से जानकी, कालू और आसपास की बस्ती में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानकी काम पर नहीं जा पाती। और 3 दिन के बाद जैसे ही जानकी काम पर पहुंचती है, कहाँ थी तुम? पिछले 3 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? मेम साहब, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया है और उससे भी ज्यादा तो मेरी झोपड़ी के अंदर पानी भर गया। आप ही बताइए कैसे आती मैं? इसका मतलब ये हुआ कि बारिश होगी तो तुम काम पर नहीं आओगी? ना ना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मेम साहब। तुम जानती भी हो 3 दिन से कितनी परेशानी हो रही है मुझे। सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन जी, पर मैं क्या करती, आने के लिए रास्ता ही नहीं था, सब जगह पानी भरा हुआ था। बहाने तो तुझे बहुत बनाने आते हैं। जानकी देख, अगर अगली बार ऐसा किया ना तो फिर काम से हमेशा के लिए छुट्टी। अरे ना ना मालकिन, ऐसा मत कीजिए। बारिश की वजह से मेरे पति की मजदूरी भी छूट गई है। बड़ी मुश्किल से घर में 2 वक्त खाने की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम क्या खाएंगे? अगर इतनी ही चिंता है तो फिर रोजाना काम पर आया करो। चलो अब जल्दी से जाकर घर का सारा काम करो।
बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। लेकिन नौकरी जाने के डर से जानकी किसी तरह रोज काम पर जाती थी। एक दिन जब जानकी काम करके अपने घर लौट आई तो अचानक उसकी बस्ती में कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ, पता तो कीजिए, ये बस्ती में लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं। बाहर जाकर कालू ने एक आदमी से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे क्या बताए भैया, अपनी बस्ती के बाहर एक पुल टूट गया है और वहाँ पर एक कार फंसी है। थोड़ी देर में अगर किसी ने नहीं बचाया ना तो वो कार पानी में बह जाएगी। हाँ? ये क्या कह रहे हो भैया, कार के अंदर कोई है क्या? हाँ, कोई औरत बैठी है, अकेली है, बहुत रो रही है बेचारी, मदद के लिए बुला रही है। अरे तो हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए ना। अरे लेकिन इसमें बहुत खतरा है, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। पानी कभी भी हमारी बस्ती की तरफ आ सकता है। अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाकर उस औरत की मदद जरूर करूंगा। कालू उस जगह पर पहुंचता है जहां वो औरत कार में फंसी हुई थी। वहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था और सारा पानी कालू की बस्ती की तरफ ही आ रहा था। कालू ने एक बड़ी सी रस्सी को पेड़ से बांध दिया और दूसरे सिरे को कार की तरफ फेंक दिया और उस औरत को रस्सी के सहारे बाहर आने के लिए कहा। तभी वहां जानकी भी दौड़ती हुई आई। अरे ये तो मेरी मालकिन है, जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ। अरे मैडम जी, आप डरिएगा मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी को भी मैंने रस्सी से बांध दिया है। थोड़ी देर में पानी का बहाव कम हो जाएगा, फिर हम आपकी कार को भी बाहर निकाल लेंगे। क्या तुम जानकी के पति हो? हाँ हाँ, जानकी मेरी ही पत्नी है, आपके यहाँ काम करती है ना। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ पानी में कैसे फंस गई? अब क्या बताऊं, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई थी, वहीं से लौट रही थी। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और मेरी गाड़ी फंस गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अब ना आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई थी, कब से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। भला हो तुम्हारा पति का जिसने मेरी जान बचा ली। लेकिन जानकी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इतने खराब मौसम और बाढ़ में भी तुम्हें काम पर आने के लिए कहा, नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म था। देखो जानकी, तुम्हारी झोपड़ी में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आज तुम्हारे पति ने मेरी जान बचाई है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। हम जैसे पैसे वाले लोगों के लिए अपने घर में बैठकर बारिश का मजा लेना बहुत आसान है, लेकिन तुम गरीब लोगों के लिए बाढ़ और बारिश काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। सुरेश के 2 बेटे थे, भीरू और धीरू। वो अपनी आखिरी वक्त में अपने बिस्तर पर था और उसके दोनों बेटे उसके पास आंखों में आंसू लिए बैठे थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं और धीरू है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में
पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था, भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा सादा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है। तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलतफहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहाँ तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ
वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो? मैं बनाया करूंगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहाँ एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ धीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहाँ से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है, लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे। जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है,
लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं। कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली झनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। झनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ ना सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था। देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए। मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई? दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है।
जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है। और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। गांव के चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया?
कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी, क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं। मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है। बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने। लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपए में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले, जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी।
अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं। क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है। ये कहानी है रवि की। रवि एक मिल में काम करता था। 5 सालों से वो शहर की एक मिल में मजदूरी किया करता था। हेलो, हाँ बोलो रमा, कैसे फोन किया? हेलो जी, आप तो हमें गांव में लेने आने वाले थे, क्या हुआ जी, आप आए नहीं? रमा, अभी ठंड बहुत हो रही है और मेरे पास तुम्हें गांव से शहर लाने के लिए अभी पैसे भी नहीं है। तुम कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ। क्या कहा आपने? ऐसा मत बोलिए, आप कब से बोल रहे हो कि हमें लेने आओगे? दीपू मुन्नी भी रोज आपका इंतजार करते हैं। सुनिए जी, अगर आप कहें तो मैं खुद ही आ जाऊं क्या आपके पास बच्चों को लेकर? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आप जो भेजते थे मैंने उसमें से बचाए हैं। अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ, और तुम्हारे पास घर का पता तो है ही, वहाँ ही चले जाना। रमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से शहर के लिए निकल जाती है। उसके साथ उसकी बहन दिव्या भी होती है। रमा के माता पिता की मृत्यु के बाद अब वो बेचारी कहाँ जाती, इसलिए रमा उसे अपने साथ ही ले लेती है। ठंड का समय चल रहा था, दिसंबर का महीना, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। रात होते ही रवि मिल से अपने घर को निकलता है। अरे यार, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। हाँ यार रवि, ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ पड़ती हुई धुंध, बहुत ही ठंड है भाई। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं। रवि अपने घर पहुंचता है। वो एक झोपड़ी में रहता था। रवि अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहीं वो अपनी साली दिव्या को भी देखता है। अरे दिव्या, तुम यहाँ? ओह अच्छा, याद आया। कोई बात नहीं, अब तुम हमेशा ही हमारे साथ रहना। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ पापा, आप हमें लेने क्यों नहीं आए? बच्चों, मुझे थोड़ा सा काम था। तुम दोनों ने कुछ खाया? हाँ जी, मैंने दाल चावल बनाए थे। आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। खाना पीना खाने के बाद सभी लोग फर्श पर सो जाते हैं। यहाँ रवि के पास बस एक ही कंबल होता है। अब पांचों लोग नींद में उस कंबल को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं।
एक तरफ रमा और रवि लेटे हुए थे, दूसरी तरफ दोनों बच्ची और दिव्या लेटी हुई थी। रमा को ठंड लग रही होती है तो वो सारा कंबल अपनी ओर खींच लेती है। ठंड तो उस समय सबको लग रही होती है, ठंड जो इतनी कड़ाके की पड़ रही होती है। तभी रवि उठकर देखता है कि उसके बच्चे और उसकी साली दिव्या ठंड से कांप रहे होते हैं और सारा कंबल रमा ने ओढ़ा हुआ होता है। रमा, उठो उठो जल्दी। क्या हुआ जी, आप जाग क्यों रहे हो? वहाँ देखो। रमा अपने बच्चों और बहन की तरफ देखती है और वो घबरा जाती है। उसके बच्चे और बहन ठंड से कांप रहे होते हैं। हाजी, आप देख क्या रहे हो? जल्दी से कंबल बच्चों पर डाल दो ना, ठंड बहुत है। रवि सारा कंबल बच्चों और दिव्या पर डाल देता है और रवि और रमा दोनों ही बिना कंबल के ठंड से ठिठुर के सो जाते हैं। सुबह रवि और रमा दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? रात को बहुत ज्यादा ठंड थी, मैं इसीलिए तुम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। मेरे पास तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कपड़े भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। हाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तैयार हो जाइए, आपको मिल भी तो जाना है। मिल जाते हुए रवि परेशान सा लग रहा होता है। वो सोच रहा था कि मालिक से एडवांस पैसे ले लेगा जिससे वो एक और कंबल खरीद कर ले आएगा, लेकिन जब वो मिल जाकर देखता है तो मिल में जोरों की आग लगी हुई होती है। वो अपने दोस्त प्रीतम से पूछता है, प्रीतम, ये मिल में आग कैसे लग गई है? ये कैसे हुआ? अरे क्या बताऊं यार, शॉर्ट सर्किट हो गया और मिल में आग लग गई। अभी मालिक आए थे, उन्होंने कहा कहीं और काम ढूंढ लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा काम शुरू कर पाऊं। रवि प्रीतम से ऐसा सुनकर और निराश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब तो वो इतनी जल्दी कंबल कहाँ से लाएगा। ना काम है और ना ही पैसे। प्रीतम, अब हम क्या करेंगे? क्या काम करेंगे? देख भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे मैं एक छोटी सी चाय की दुकान खोलूंगा। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है। तू बता, तू क्या करेगा? पता नहीं यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जितने पैसे यहाँ से मिलते थे वो पैसे तो मैं अपने गांव भेज देता था। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। चल, मैं घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे यार। रवि घर आ जाता है। उसे देखकर रमा समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। रमा अभी तो कुछ नहीं कहती है। जब बच्ची और बहन खाना खा के सो जाते हैं तब रमा कहती है, क्या हुआ जी, जब से आए हो आप परेशान लग रहे हो? क्या बात है, बताओ ना मुझे। रवि रमा को सारी बात बता देता है। रमा भी रवि को ऐसे उदास देखकर खुद भी उदास हो जाती है और कहती है, हाजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, उनसे आप थोड़ी सी रुई और कपड़ा ला देना, मैं उससे एक रजाई बना लूंगी। उसके बाद आप काम ढूंढने चले जाना। सुबह होते ही रवि रमा को रुई और कपड़ा देकर वहां से चला जाता है और रमा रुई को कपड़े में भरकर रजाई की तरह सिल रही होती है। तभी, दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से हम यहाँ आए हैं जीजा जी कुछ दुखी से रहते हैं, क्या उसकी वजह मैं हूँ? अरे दिव्या, तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तू तो जानती है ना, तेरे जीजा जी तो ऐसे नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो तो उनकी मिल में आग लग गई है, वो इसीलिए परेशान है। तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला। हाँ, जाकर अब अपना काम कर। रमा एक सुंदर सी रजाई बना देती है। उधर रवि पूरे दिन यहाँ वहाँ काम ढूंढता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश होकर घर आ जाता है। रवि घर आकर देखता है रमा ने एक सुंदर सी रजाई बना ली होती है। अरे वाह रमा, तुमने तो बहुत ही सुंदर रजाई बनाई है। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी रजाई बनाती हो। जी, वो गांव में खाली समय में मैंने रजाई बनाना सीख लिया था। आप बताइए, कहीं काम मिला क्या आपको? नहीं रमा, बहुत ढूंढा पर कहीं कोई काम नहीं मिला। कल फिर जाऊंगा, देखते हैं, कहीं कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। रमा बच्चों को नई रजाई में सुला देती है और खुद दोनों मियाँ बीवी पुराने कंबल में सो जाते हैं। अगले दिन रवि का दोस्त प्रीतम रवि का हाल पूछने उसके घर आया हुआ होता है। तभी, अरे वाह रवि, ये रजाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए हो? अरे प्रीतम, मैं ये कहीं से लाया नहीं हूँ, ये रजाई तो तेरी भाभी ने बनाई है। क्या कह रहे हो? ये रजाई भाभी ने बनाई है? भाई, ये तो बिल्कुल वैसी ही रजाई है जो दुकानों में मिलती है। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत ही बड़ी कलाकार हैं। अरे तू वो सब छोड़, ये बता तेरी चाय की दुकान का क्या हुआ? हाँ भाई, मैं इसीलिए तो आया हूँ।
मैंने हाईवे पर एक चाय का स्टॉल खोला है। तू बता, तेरा क्या हुआ? कहीं पर काम मिला कि नहीं? नहीं भाई, अभी तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। मिल जाएगा। वैसे भी मैं ढूंढ तो रहा ही हूँ। अच्छा, अब भाभी एक रजाई मेरे लिए भी बना देना। मुझे ये रजाई बहुत पसंद आई है। जी भाई साहब, मैं आपके लिए भी एक ऐसी ही रजाई बना दूंगी, आप ले जाना। अच्छा रवि, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? क्यों ना तुम रजाई बेचना शुरू कर दो। भाभी जी बहुत अच्छी रजाई बनाती है, लोग खूब खरीदेंगे ऐसी रजाई। तुम बोल तो ठीक ही रही हो, अभी तो मेरे पास कोई और काम नहीं है और ठंड भी बहुत पड़ रही है। चलो ऐसा ही करके देखता हूँ कुछ दिन। पर प्रीतम, मैं ये रजाई बेचूंगा कहाँ? हाईवे पर मेरे चाय के स्टॉल के पास तुम भी रजाई बेच सकते हो। पर प्रीतम, एक और दिक्कत है, मेरे पास पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, ये लो पैसे, इनसे तुम सामान ले आना है। ठीक है, फिर मैं आज ही रजाई बनाने का सामान ले आता हूँ। क्यों रमा, ठीक है ना? आप जैसा भी कहो, मैं तो आपके साथ कोई भी काम करने को तैयार रहती हूँ। रवि और प्रीतम दोनों चले जाते हैं। रवि बहुत सारी रुई और कपड़ा घर ले आता है। उसके बाद रमा रजाई बनाने का काम शुरू कर देती है। रवि के साथ साथ रमा की बहन दिव्या भी उसकी मदद कर रही होती है और बच्चे भी रजाई में रुई भरने में लगे हुए होते हैं। 2 से 3 दिन में सबने मिलकर 10 रजाइयां बना ली होती हैं और रवि सारी रजाइयां लेकर हाईवे पर प्रीतम के बगल में ही बेचने लगता है और देखते ही देखते उसकी रजाइयां बिकने लगती हैं। वो रजाइयां बहुत सुंदर लग रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग खरीदने आ रहे होते हैं। देखा तुमने रवि, बिक गई ना सारी रजाइयाँ। अब तो बस रजाइयाँ बनाते रहो। रवि घर जाकर रमा को सारी बात बता देता है। रमा बहुत खुश हो जाती है और रवि और रजाइयां बनाने की तैयारियां करने लगता है और रवि का रजाइयों का कारोबार खूब अच्छा चलने लगता है। इस तरह रवि अपना खुद का काम करने लगता है और अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है। गरीब पर ठंड का कहर। रामू एक बहुत गरीब मजदूर था, जिसके घर में उसकी पत्नी मधु और बेटी रानी रहा करती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने को था और सर्दियों का मौसम आने को था। लेकिन रामू टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से भी। एक दिन रामू की पत्नी मधु रामू से कहती है कि सुनिए जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। और रामू उसे कहता है कि मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रामू अपनी मजदूरी के काम पर जाता है और वो जिसके पास काम कर रहा था उस मालिक से कहता है कि साहब जी, अगले महीने से ठंड आ रही है और मेरे घर की छत टूटी हुई है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैंने जल्दी उसे ठीक नहीं करवाया ना तो ठंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रामू की बात सुन मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या करूं? रामू कहता है, मालिक आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता। मालिक कहता है कि अरे अभी तो तूने उतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उधार दे सकूं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कहता है, मालिक ऐसा मत करो, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे पर मेरी बेटी नहीं सह पाएगी। रामू की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे पैसे नहीं देता है और बेचारा रामू उदास शाम को घर लौट आता है। रामू के घर आते ही उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है कि क्या आप मालिक से पैसे लाए? तो रामू उसे बताता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। जिसके बाद मधु भी अब परेशान हो जाती है। दोनों ही इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। अब रामू मधु से कहता है कि अभी ठंड आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक मना न करे। और ये सुन मधु कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। यूं ही रामू को मजदूरी करते हुए 1 महीना और बीत जाता है और जब रामू अपने मालिक से कहता है
मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है। अरे अब तो आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लूं। रामू के इस बार पैसा मांगने पर भी मालिक फिर से कोई नया बहाना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपए देखकर रामू कहता है कि मालिक, मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में फंसा देता है और रामू के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्के मारकर निकाल देता है। रामू कम पैसे मिलने और काम से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। यूं ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है, जिसे यूं निराश देख मधु कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? रामू मधु को बताता है कि अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मधु चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा क्या होगा? रामू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो उन पैसों से घर में राशन भरवाता है और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। कुछ दिनों तक रामू यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और रात के समय रामू के घर में ठंडी हवा खिड़की और छत से आनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा की वजह से अब रामू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी पूरी रात ठंड में कांपते रहे। उनके पास एक ही कंबल था, अब उसमें भी ठंड नहीं रुकती थी। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से रामू की बेटी रानी को तेज बुखार हो जाता है और मधु रामू से कहती है, देखिए जी, रानी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो पूरी तरह तप रही है। रामू कहता है कि अरे मेरे पास तो एक पैसा तक नहीं है, हम रानी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? मधु कहती है, कुछ तो करना होगा, वरना रानी की तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, कुछ तो कीजिए। वो रोने लगती है। दूसरी ओर रानी ठंड से कांप रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब रामू रानी को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। मधु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। बहुत दूर तक पैदल चलते चलते दोनों थक जाते हैं और रामू रानी को लेकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे रोना आ रहा है अपनी लाचारी पर कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक ले जा सके। रानी के दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी और फिर से रामू उठता है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ घंटों चलने के बाद वो मधु के साथ रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे ना होने पर डॉक्टर रानी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और रामू, मधु और रानी को अस्पताल से बाहर कर देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर रामू अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा रो रहा था और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पाता है। ये देख रामू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? और मधु और रानी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया था और रामू उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों ही सीढ़ियों पर बेहोश थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है,
तो डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब रामू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है, मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी किसी सड़क किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। तब से आज तक वो औरत गरीबों की मदद करती है। ये सुनकर रामू उसे धन्यवाद कहता है और फिर रामू अपनी बेटी से मिलता है और अपनी पत्नी से भी। अब रामू से वो औरत पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब इतनी देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो रामू उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो औरत रामू और उसके परिवार की मदद करती है और रामू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब रामू को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर होता है, जहां एक परिवार रहा करता था, जिसमें श्यामू और सीमा रहा करते थे। श्यामू के घर में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। श्यामू का बड़ा भाई राजीव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, इसलिए उसका रहन सहन भी वैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू बिल्कुल सिंपल स्वभाव का होता है, जो गरीबी में ही अपना गुजर बसर किया करता था। श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू का हर कदम पर साथ दिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही होती है। श्यामू के माता पिता को गरीबी से चिढ़ होती है। उन्हें तो अमीरों वाली जिंदगी ही अच्छी लगती है और वो अमीरों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने माता पिता और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप दोनों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। श्यामू को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ना तो उसने कोई पढ़ाई की और ना कोई अच्छी नौकरी करता है। ये तो बस मजदूर बनकर ही रह गया है। श्यामू अपने पिता के ताने चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है और करता भी क्या बेचारा। पर उसकी पत्नी सीमा से नहीं सुना गया। वो बोलती है, बाबूजी, ये पूरे दिन तो खेत में मेहनत करते ही हैं। अगर आप अपने बेटे को हौसला नहीं देंगे तो वो कैसे तरक्की करेंगे? जब माता पिता ही ऐसे ताने मारेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो सिखाएगी माँ बाबूजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें सब पता है, समझी? सीमा कुछ बोल पाती इससे पहले ही श्यामू ने इशारे से उसे मना कर दिया। हाँ, सीमा भाभी सही कह रही हैं। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों की भले की ही बात करते हैं। अरे बाबूजी, आप इन दोनों को छोड़ो। आप ये नए कपड़े तो पहनकर देखो, आप पर कैसे लगते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। श्यामू पूरे दिन मेहनत करता है, पर ना तो उसके माता पिता कुछ उसकी मदद करते हैं और ना ही उसका बड़ा भाई, बल्कि उसे हर बात पे कुछ न कुछ सुनाया करते हैं। राजीव शहर से पैसे कमा के लाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ हुआ करती थी। एक दिन की बात है। श्यामू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने चोरी की है। देख तेरा बड़ा भाई कितने गुस्से में है। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। देख श्याम, तू झूठ मत बोल। पहले ही लोग तुझे नकारा बोलकर बाबूजी को ताने मारते हैं और अब तू चोरी भी करने लगा। तूने मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाले? बहुत हो गया श्याम, अब तू चोरी भी करने लगा। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब बस बहुत हुआ। अब तू उस घर से चला जा और बाहर रहकर अपना जीवन बिता। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चला जा यहाँ से। सही कहा आपने श्यामू बेटा, तूने हमारा बहुत नाम खराब किया है। वो तो तेरे बड़े भाई राजीव ने हमारी इज्जत बचा रखी है। उसने घर का बड़ा लड़का होने का फर्ज निभाया है, पर तूने तो आज तक हमारा सर झुकाया ही है। बस अब तुम अपना रास्ता अलग बना लो। यहाँ तुम दोनों की अब कोई जरूरत नहीं है। अपने माता पिता से ऐसी बातें सुनकर श्यामू और सीमा का दिल टूट जाता है। वो जानते थे कि उनके पास
और कहीं कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता की बात मानकर घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, बाबूजी, आप लोग मेरे भले के लिए ही ये सब कर रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना मेरा फर्ज है। चलो सीमा, चलते हैं। दोनों घर से निकल जाते हैं। श्यामू और सीमा गांव से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान होता है। देखा जी आपने, अपना तीर सीधा जाकर निशाने पे लगा है। अब वो नकारा श्यामू हमारे रास्ते से हट गया समझो। सही कहा तुमने, बस बाबूजी को पता मत चलने देना। वहीं दूसरी तरफ श्यामू उदास बैठा होता है। तब सीमा श्यामू से कहती है, आप चिंता क्यों करते हो जी? हम दोनों फिर से खूब मेहनत करेंगे और फिर से अपनी नई जिंदगी बनाएंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। तुम ठीक कहती हो सीमा, मेहनत और ईमानदारी से एक दिन हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगता है। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटा करता है। सीमा भी पास की एक महिला के साथ सिलाई का काम सीखने लगती है। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी होती है, पर वो हार नहीं मानते हैं। भाभी, मेरे पति बाहर मेहनत करते हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनकी मदद करूं। क्या आप मुझे भी सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सकती हो? अरे क्यों नहीं सीमा, आजकल की लड़कियां तो अपने गरीब पति को छोड़कर ही भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही दिनों में सुमन सिलाई कढ़ाई का सारा काम सीख जाती है और अब उसके पास सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगते हैं। अगर आप सही समझो तो कुछ पैसे मैं इकट्ठा करती हूँ, कुछ आप इकट्ठा करो और हम इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई का काम संभाल लूंगी। अरे वाह सीमा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए भी एक दुकान खोलूंगा। इस तरह सीमा और शामू ने अपनी मेहनत से एक दुकान खोल ली होती है। वहां वो कुछ पैसे कमाने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। एक दिन सीमा शामू से कहती है, जी देखा आपने, अब हमारी हालत पहले से काफी ठीक हो गई है। मुझे तो यकीन है कि हम एक दिन अपने सारे सपने जरूर पूरे कर लेंगे। सीमा, तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह दोनों की मेहनत रंग लाती है और समय के साथ उन दोनों की दुकान धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। उनकी दुकान की चर्चा गांव भर में होने लगती है। गांव में वो दोनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन दो महिलाएं सीमा से मिलने आती हैं और कहती हैं, अरे सीमा, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हो, लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू दीदी, आप हमारे कस्टमर हो, आप खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। हमें तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती हो। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है। बड़ा खुश नसीब है श्यामू कि उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं गांव में कुछ महीनों के बाद गांव में भाई का कारोबार धीरे धीरे डाउन होने लगता है। एक दिन राजीव की पत्नी उससे कहती है, अजी इस परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर ही आ गई है। आपका कारोबार भी ठप हो गया है। अब आप अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका बोझ अब और नहीं उठा सकते हैं। वो दोनों तो बस हमारे पैसों पर ऐश करते रहते हैं, आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। देखो सुलेखा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ। पर कम से कम उन्हें खुद तो सोचना चाहिए कि दिन रात हमारा खाना खाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ दिन रात पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद इस घर से निकल जाना चाहिए। बेकार में हम पर बोझ बने हुए हैं। तभी बाहर राजीव के माता पिता चुपके से सारी बातें उनकी सुन लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने शामू के साथ अन्याय किया था। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी, हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया, जो सच में अपनी ईमानदारी से हमारी जिंदगी को संवार रहा था, उसे हमने अपने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम राजू को कुछ भी बोल देते थे,
तो वो हमें उल्टा जवाब नहीं देता था, बस सर नीचे करके हमारी बातें सुनता रहता था। मेरे सारे तानों को मेरा बेटा सर झुका के सुनता रहता था। पर राजीव और उसकी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचते होंगे। चलो श्यामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं, उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। उसी दिन श्यामू के माता पिता श्यामू के नए घर पर आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे, हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। माँ, बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से कोई ना कोई गलती तो होती ही है, और आप हमारे माता पिता हैं और हमारे दिल में हमेशा आपके लिए इज्जत रहेगी। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। और वैसे भी अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। हाँ बाबूजी, अब हम सब साथ में रहेंगे और मिलकर खुशियां बांटेंगे। पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा, ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं, ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ, तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा? हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था।
शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा। नई पड़ोसन। प्यार और दोस्ती के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वैसा ही कुछ रिश्ता है शर्मा जी का अपनी पड़ोसन बबीता भाभी से। अरे सुनिए ना, कुछ पैसा देकर जाइएगा। मैं और पड़ोस की बबीता भाभी आज शॉपिंग में जाएंगे। बबीता भाभी का नाम सुनते ही शर्मा जी के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तुम तो ये क्रेडिट कार्ड ले जाओ, और हाँ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम दोनों को मॉल में भी छोड़ दूंगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। मैं अभी बबीता भाभी को तैयार हो जाने को कहती हूँ। शर्माइन और बबीता में बात हो जाती है। ये महंगा वाला परफ्यूम लगा लेता हूँ, भाभी जी बगल में बैठेगी तो इम्प्रेस हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकलते ही है कि शर्माइन बगल वाली सीट में बैठती है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे पीछे का है? अरे तुम ड्राइवर लगोगे ना, मैं और बबीता भाभी पीछे बैठ गए तो। अरे नहीं, वो तो आगे बैठेगी। और क्या बात है, कुछ ज्यादा ही जज्बात नहीं उछल रहे हैं तुम्हारे? मैं उतर रही हूँ, कैब से चली जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी बुलबुल, वो मेरा ऑफिस का बैग देख रही हो ना? हाँ, तो रोज ही तो देखते हैं, आज का नया है? अरे उसमें ना ऑफिस का कैश रखा है। अब ये बबीता भाभी का तो कोई भरोसा है नहीं, चोर तो लगती है तभी तो। अरे कहाँ तभी तो? अरे कैसे चोर लगती है वो तुम्हें? कहाँ चुरा लिया उसने तुम्हारा? क्या बताऊं, मतलब कि अब पैसे गायब हो गए तो शर्मा शर्मी में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तुम बैग पकड़कर पीछे बैठ जाओ, वो आगे बैठ जाएंगी। होता भी ऐसा ही कुछ है। बबीता जी बैठ जाती है शर्मा बाबू के बगल में। अब जो कार स्पीड ऑफिस जाने के लिए 70 होती थी, वो 40 में आकर अटक जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आपकी कार चली नहीं रही है? बबीता जी जोर से सांस लेते हुए कहती हैं, ये कैसी प्यारी सी महक है। अरे लगता है मेरा परफ्यूम है, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं। अरे वो लगता है गलती से मैंने। अरे शर्मा जी, लेडीज परफ्यूम। अब जी वो बाजार आ गया। अच्छा, आप लोगों को अगर टाइम लगेगा तो बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं ना, ठीक है, जाओ अब ऑफिस। हाँ, वैसे ही लेट हो रहे हो कब से। बाय बाय भाभी जी, अच्छे से शॉपिंग करिएगा। जी बिल्कुल। अगले दिन। अरे सुनिए तो, शाम को जल्दी आ जाइएगा, वो बबीता भाभी है ना? अब कौन बबीता भाभी? याद नहीं आ रहा। अरे वही वाली जिसके साथ आपने हमें मार्केट में छोड़ा था, याद नहीं का? अरे कौन वो पतली लंबी काले काले बालों वाली हिरण जैसी आंखों वाली, वही ना? अरे याद नहीं आ रही अच्छे से। वाह जी वाह, अरे और कितना याद रखोगे? उन लोगों के घर हमारा आज रात का खाना है।
टाइम से आ जाना। शर्मा और शर्माइन पड़ोस की बबीता भाभी के घर खाना खाने जाते हैं, जहां बबीता का पति कहता है, अरे आइए आइए भाभी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। देखिए, आज सब्जी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, तो कभी हमारे घर भी आइए, खाने में मैं भी खिलाऊंगा बबीता भाभी को अपने हाथ का कोरमा मसाला। अगर आप दोनों की खुद की तारीफ हो गई हो तो थोड़ा बैठकर बात कर लें। अरे बबीता जी, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज लगती है, तभी आप कहाँ इतनी सुंदर, और भाई साहब। अरे नहीं नहीं, हम लोगों की तो लव मैरिज थी। मैंने तो 16 सोमवार रखी थी इनके लिए। अरे हाँ, मैंने भी इनसे शादी के लिए ना 16 सोमवार रखे थे। अच्छा, और व्रत करने के बाद ये मिले आपको? अरे चुप रहिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है शर्मा और शर्माइन जी की। हाँ, वैसे और भी अच्छी हो सकती थी। सब खाना खाकर अपने घर के लिए निकल ही रहे होते हैं कि और हाँ, अब हम लोगों को एक दूसरे के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी हैं, वो भी एक उम्र के। क्यों मिसेस शर्मा? और अब मुझे और कविता भाभी को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो कहा ना, हम लोग वैसे भी साथ ही रहते हैं। कभी वो सुबह मेरे घर में तो शाम को मैं उनके। एक दिन शर्मा जी ऑफिस से शाम को घर आने के बजाय बबीता जी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच जाते हैं। अरे भाभी जी, कहाँ हैं आप? अरे भाई साहब, आप, मुझे लग ही रहा था कि आप ही होंगे। जी भाभी जी, कनेक्शन इसी को तो बोलते हैं। वैसे ये लीजिए, मिठाई खाइए, मेरा प्रमोशन हो गया जी। आपने भाभी जी यानी अपनी बीवी से शेयर कर ली ये बात और मिठाई दोनों? अरे नहीं 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 भाभी, जैसे ही मेरा प्रमोशन हुआ, मिठाई लेकर सीधे आपके घर आया हूँ। लीजिए लीजिए, खा लीजिए। तभी पीछे से शर्माइन आकर खड़ी हो जाती है। अरे मिठाई का दौर खत्म हो गया हो तो घर चले का? शर्माइन को देखकर शर्मा सकपका सा जाता है। अब हाँ हाँ, चलो चलो। वो भाभी जी तो बोल रही थी कि जी शर्मा जी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे लगा आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वाइफ मेरे घर में थी तो आपको तो ऑफिस से सीधा यहीं ही आना था ना। घर आकर शर्माइन शर्मा पर बरसती है। अरे देख रहे हैं हम, कुछ दिनों से आप बबीता जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारी सहेली है तो मैं थोड़ा भाव दे देता हूँ, वरना तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना किसी को देखता तक नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख रहे हैं हम कि तुम किसे देखते हो और किसे नहीं। प्रमोशन हुआ, दिन में 4-4 बार फोन पर बात हुई, पर मुझे बताना जरूरी नहीं था, क्यों? शर्मा देखता है कि दरवाजे में बबीता खड़ी है और सामने बीवी की। तभी हाय हाय रे हाय, मेरे सीने में दर्द आई। वो सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। अब एक तरफ से बीवी शर्मा जी को पकड़ती है और एक तरफ से बबीता जी। बेचारे शर्मा जी इस बार तो बच गए, लेकिन देखना बाकी है कि आखिर कब तक। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना,
जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो वहाँ चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है। ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस नेहा, मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ, सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना, तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू सवारेगी तो सवर जाएगा।
तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी? अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा, हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। पूछता है भारत। घर में कोई भी घटना घटे उसका समाधान नहीं होता था, जबकि बहस होती थी। टीवी बहस के जैसी, पैनल में पक्ष और विपक्ष की बात होती थी और न्यूज एंकर होती थी अनुभा गेंडा स्वामी, यानी घर की सास। एक दिन किचन में दूध की तपेली खाली मिलती है। बस दोनों बहू, दोनों बेटे और अनुभा गेंडा स्वामी के पति आके टीवी डिबेट की जैसी बहस करने लगते हैं। अनुभा गेंडा स्वामी पूछता है भारत, दूध वाला हमारा। अरे रे पब्लिक टीवी पर, आखिर तपेली का दूध कहाँ गया? क्या बहू में से कोई इच्छाधारी नागिन है, क्योंकि नागिन को होता है दूध पीने का शौक? क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है जिसने हमारे घर में बिल्ली छोड़ी है? पूछता है भारत। माँ जी, भारत कौन है? अरे भारत हमारा दूध वाला है। ये देखिए, जिनके हाथ में है घर की सत्ता, उन्हें नहीं पता कि दूध वाला कौन है। माँ जी। अरे नाजी 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 नहीं चलेगा। माँ जी, ये मेरा शो है, आपकी माँ जी का नहीं। पूछता है भारत, भारत दूध वाला, कि उसकी भैंस या का दूध किसने पिया? अरे माँ जी सुनो तो। अरे कब तक सुने, कब तक? किस की सुने? जनता ने आज घर में चाय नहीं पी, जनता त्राही त्राही कर रही है। माँ जी बोलने तो दो। मैं खुली चुनौती देती हूँ, कहाँ छिपकर बैठा है दूध पीने वाला? दम है तो मुझे इंटरव्यू दे, मैं बोलती बंद कर दूंगी। कहाँ छुप के बैठे हो? अरे बोलने तो दो किसी को, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। अरे पर तुम माँ हमको बुलाती क्यों हो जब बोलने ही नहीं देना है? पूछता है भारत, दूध वाला की रसोड़े में कौन था जो दूध पी गया? तपेली खाली क्यों मिली?
माँ जी, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए, ये देखिए, इनके ऐसे असली चेहरे देखिए, इनका असली चेहरा देख लीजिए। जब ये मेकअप नहीं लगाती तब इनका असली चेहरा ऐसा दिखता है। माँ जी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप? मीडिया का पता नहीं, लेकिन बुढ़िया का काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछे जाएंगे। जिसे सवाल पसंद नहीं, पाकिस्तान चला जाए। माँ जी, ओ माँ जी, बोलने दो, मुझे पता है दूध किसने पिया। ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। दूध किसने पिया ये मुझे बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सच का पता चल जाएगा एक ब्रेक के बाद। अनुभा गेंडा स्वामी चिल्ला चिल्ला के इतना थक गई है कि वो पानी पीती है और लंबी सांस लेने लगती है। अरे बहू, बता तो रही है कि दूध किसने पिया, सुनती क्यों नहीं? टीआरपी कहाँ से आएगी? एक ही बार में पता चल जाएगा तो। टीआरपी वो क्या होती है? अरे न्यूज 24 घंटे देखते हो, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए टीआरपी को। जी न्यूज देखना बंद कर दो आप। एबीपी न्यूज के चक्कर में बढ़ जाएगा तुम्हारा। टीआरपी की जगह बीपी बढ़ा तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं कल दूध ले आऊंगा थोड़ा ज्यादा, ताकि ब्रेकिंग न्यूज, जिसे दूध पिला के बड़ा किया उसी को थोड़ा ज्यादा दूध दे के खरीदने की कोशिश करता है एक बेटा। दूध के चक्कर में सब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अरे माँ, आज का बड़ा सवाल, अरे रे, पब्लिक टीवी पर किसने तपेली खाली की, किसने खत्म किया दूध, पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। माँ जी, कल से नहीं होगा। कुछ भी दूध की तरह गर्मा गर्म सवाल सुन के छोटी बहू का हुआ बुरा हाल। बोली कल से नहीं होगा। जवाब दो बहू, क्या नहीं होगा? माँ जी, जवाब दो। माँ, दो ना जवाब। अरे बोलती बंद क्यों हो गई? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। बोलने तो दो। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दो। अरे रे, पब्लिक टीवी पर आज बोलेगी बहू या हो जाएगी बोलती बंद? माँ जी, वो माँ जी को याद करो या बाप जी को, पर जवाब दो। भैंस द्रोही, भैंस का दूध खत्म करने वाले आज बच नहीं पाएंगे। एक भी भैंस द्रोही नहीं बचेगा। सॉरी माँ जी। सॉरी बाबू, मेरा मतलब सॉरी बहू। ऐसा काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैंने पिया है दूध। ये देखिए, सच बाहर आ गया है सबसे पहले हमारे यहाँ। अरे रे, पब्लिक टीवी पर तो छोटी बहू ने पिया था दूध, लेकिन दूध की सुरक्षा में कैसे हुई चूक, पूछेंगे बड़ी बहू से। मैंने कुछ नहीं किया। एक और खुलासा, बड़ी बहू कुछ नहीं करती। कौन सी पार्टी के सदस्य हो आप? हाँ, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी की? माँ जी, मैं पार्टी नहीं करती। ये देखिए, फिर से कहा इसने कि ये कुछ भी नहीं करती। पूछता है भारत, दूध वाला, कि आपके कुछ नहीं करने की वजह से दूध की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? माँ जी, मैंने कितनी बार कहा है, दूध को ढक दो। ढंका था माँ जी मैंने। उसके बाद कितनी बार कहा है, दूध को फ्रिज में रख दो। तभी अचानक अनुभा गेंडा स्वामी को चिल्लाने की वजह से चक्कर आ जाते हैं। ससुर जी चिल्लाते हैं, अरे इसका बीपी बढ़ गया है, इसे पानी पिलाना पड़ेगा। कोई पानी का मग दो। माँ जी को पानी पिलाया जाता है और मुंह पर पानी मारा जाता है। अनुभा आंखें खोलते ही कहती है, देखते रहिए। अरे रे, पब्लिक टीवी अनुभा गेंडा स्वामी के साथ आगे करेंगे किसी और मुद्दे पे बात। तब तक घर का दूध ढक दो, फ्रिज में ले जाकर रख दो। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है
होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसी बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो वहाँ चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है। ऑफिस कब जाना है? कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो, मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड, जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू सवारेगी तो सवर जाएगा।
तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी? अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा, हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा, ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं, ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ, तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है,
तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा।